Nation now. I am Pradeep Nambiar. In this we talk about news from the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands for its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in our studios by our esteemed guest, Mr. Sanjay Thakur ji from the BJP. Thakur Sahab, namaskar, welcome to the show. Gopal Tiwari ji, welcome. Indian National Congress, Gopal Tiwari ji from the Indian National Congress, welcome to the show. And independent political observer, B.N. Kumar ji, welcome to the show, Mr. Kumar. Namaskar. As we begin with what Prime Minister Modi said, Prime Minister Modi कहा कि जिस प्रकार से we don't mind, चूड़ियां हम पाकिस्तान को भेजेंगे, चूड़ियां हम पाकिस्तान को भेजेंगे, in reply to what Manishankar Iyer said कि पाकिस्तान चूड़ी पहन के नहीं बैठा है. We can't underestimate Pakistan. That is what Manishankar Iyer from the Congress said. और मोदी साहब ने कहा हम अगर ऐसा है तो हम चूड़ियां भेज देंगे पाकिस्तान के लिए पहनने को. And second was मोदी साहब वापस कहते कि no reservations based on religion. He said जब तक मैं हूं कोई reservations नहीं होगा धर्म के आधार पर. राहुल गांधी जी का फिर कहना है कि हाथ बदलेगा हालात, संविधान को बचाना है और बेरोजगारी का जवाब हमको वोट से दो. चंद्र ठाकुर जी आपसे शुरू कर दे. ठाकुर साहब, मोदी साहब ने कहा कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरर. पाकिस्तान के जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे, वी कांट अंडरएस्टिमेट देम, एटम बॉम्ब है उनके पास. तो मोदी साहब ने कहा हम चूड़ियां भेजेंगे उनको पहनने के लिए. ये कांग्रेस का, क्या आप इसको कैसे देखते हो ठाकुर साहब? हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि कांग्रेस आज तक लगातार यही काम करते आ रही है. हिंदुस्तानियों को, पूरे भारतवर्ष को पाकिस्तान से डराने का काम क्यों करते हो भाई आप? पाकिस्तान चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है तो पाकिस्तान क्या कर लेगा हमारा? हम पाकिस्तान का क्या बिगाड़ रहे हैं? हम अपने देश की भलाई न करें? हमने अपने देश से आतंकवाद को कंट्रोल कर दिया इतने सालों में. जब से मोदी साहब की सरकार है, क्यों नहीं ये बम विस्फोट हो रहे हैं आए दिन? क्यों होते थे इनके यहाँ? क्योंकि एक नीति बनी सरकार की और देश की कि भाई हमारा जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के खिलाफ. दो बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं. एक तरफ आप बम फोड़ते रहो, हमारे देश के जवानों को मारते रहो, हमारे देश की आम जनता को मारते रहो, और दूसरी तरफ हम आपसे बात करते रहे. दोनों चीज नहीं हो सकती है. या तो आप बात करिए, तो फिर ये आतंकवादी गतिविधियां बंद करिए. और अगर आपकी आतंकवादी गतिविधियां चलती रहेंगी तो भारत में सरकार बदली है, पॉलिसी बदली है, लोग बदले हैं, पहले की सरकार नहीं है जो आपसे मीठी मीठी बात करते रहेगी डर के मारे. हम नहीं डरते, हम किसी का बुरा करने नहीं जाते, लेकिन हमारा बुरा करने कोई आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं. बहुत सीधी सी बात है. तो मणिशंकर जी को ये चिंता है, ज्यादा है कि पाकिस्तान चूड़ियां पहनी है कि नहीं पहनी है, पाकिस्तान क्या कर रही है क्या नहीं कर. हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? हमको हमें क्या करना है ये पता है. और मोदी जी का फंडा एकदम क्लियर है. मुझे अपने देश में क्या करना है वो मैं जानता हूं. बाकी के देश क्या करते हैं मुझसे क्या फर्क पड़ता है? तो I'll come to the Congress spokesperson गोपाल तिवारी जी. बार बार मणिशंकर अय्यर either he supports you और आपके, तो किस प्रकार से मणिशंकर अय्यर जी का स्टेटमेंट देखते हो आपके? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यू कांट टेक अंडरएस्टिमेट देम. वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठे, वो एटम बॉम्ब है उनके पास. नाउ इज द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड? गोपाल तिवारी जी और मोदी साहब ने आज रिस्पॉन्ड किया, बोले उनके पास चूड़ियां नहीं तो हम चूड़ियां भेज देंगे, चूड़ियां पहनने दो उनको पाकिस्तान को. Now why this dramatic response is coming from Manishankar Iyer at all times and wrong times? गोपाल तिवारी जी. देखो प्रदीप जी, एक तो मणिशंकर अय्यर आज के तारीख में, आज के समय कांग्रेस का कोई ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं है. और वो इसके पहले भी हम कह चुके हैं, उसके पहले भी वो क्या कह रहा है क्या नहीं, उससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है. नन ऑफ बिजनेस ऑफ कांग्रेस. ये आजकल ऐसे होने लगा है कि शायद इनके जो
पेरोल पे कुछ लोग बात करते हैं तो वो उन्हीं के स्टेटमेंट का आधार दे के बात करते हैं। अरे भाई, कांग्रेस के अच्छे अच्छे ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने जो भी कहा उसके बारे में तो आप कुछ भी बात नहीं करते। जब खरगे जी कुछ बात करते हैं, जयराम रमेश जी कुछ बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सेनेट और जो ऑफिशियली प्रेस स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बारे में तो आप कुछ बोलते नहीं। अच्छा, आप बोलते हैं वो मणिशंकर जाने और उनका स्टेटमेंट जाने, उससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं एज ए ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ महाराष्ट्र कांग्रेस मैं ये बोल रहा हूँ। अभी भी कांग्रेस ने उनको, हम यही बात करते हैं कि भाई उससे पहले अपने जो आरएसएस के जो प्रदीप कुरुलकर है, डीआरडीओ के जो डायरेक्टर है, उन्होंने तो ब्रह्मोस और सब क्षेपणास्त्र का पूरी की पूरी जानकारी हनी ट्रैप में दे दी है सर। उनके खिलाफ तो आप कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो जब देखा जाएगा पाकिस्तान को जवाब दिया। जिन्होंने जो गद्दार निकला, जिन्होंने सब इंफॉर्मेशन दी है, उसको आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या मतलब इसका? बिना बुलाए आप मेहमान हो, बर्थडे पे जा रहे हो केक खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, ये क्या है? जब पठानकोट में हमला हुआ उसके बाद पहली बार सुनो तिवारी जी, सुनो, कुछ भी बात मत करो आप। बात जो हो रही है बात वो करो। नहीं तिवारी जी, सब बीजेपी के पैरोल पे हैं, तो क्या लोकसभा में आपके नेता अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के पैरोल पे है क्या? जब वो बोलते हैं कि अडानी और अंबानी के बारे में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पास पैसे नहीं पहुंचाते हैं, पैसे पहुंचा देंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। तो क्या अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पैरोल पे, ऐसा कहना चाहते हो आप? नहीं, ये देखो, ये अरे सुनो ना भैया, अरे आप सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो रहा है, वो होने दो ना। आपने पठानकोट में पहली बार 70 साल में, शर्मनाक बात है, पाकिस्तान के आईएसआई को आपने वहां पे परमिशन दी। ये क्या बात है? आपने यहाँ पे प्याज उत्पादक किसान मर रहा है और पाकिस्तान से आप इंपोर्ट कर रहे हो प्याज। पाकिस्तान का भला चाहते हो आप? कौन भला चाहता है पाकिस्तान से? आप और हम? क्या कर रहे हैं आप? जब भी कोई इंपोर्ट क्या करने, यहाँ का प्याज का जो उत्पादक किसान है उसको तो आप एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दे रहे हो और पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हो। किसका भला चाहते हो आप? क्या बोल रहे हैं आप? तो ये सब बातें हैं, तो उसके बारे में जो बात करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी अधीर रंजन चौधरी क्या और कहां बोले, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं, ना किसी के नाम में। पहली बार ये सुना कि भाई हम मोदी जी बिल्कुल बोले कि ट्रक और टेम्पो भर भर कर अडानी अंबानी से पैसा आया क्या? कि भाई प्राइम मिनिस्टर अगर बोल सकते हैं कि वही दे सकते हैं ट्रक भर भर के पैसा, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे ईडी सीबीआई की? खुद राहुल जी ने कहा ये कि आप सीबीआई लगाइए, आपके हाथ में है। आप हर किसी के पीछे इलेक्शन के दरमियान में सीबीआई लगाते, जब प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज कहते हैं कि उनसे ही, जब उनको पक्की इंफॉर्मेशन है तभी वो कहते हैं। अगर अडानी अंबानी के पास ब्लैक मनी है और टेम्पो ट्रक भर के आपको दे सकता है, ये इंफॉर्मेशन अगर प्राइम मिनिस्टर के, तो प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगाता? क्यों नहीं लगाते हो? किसकी राह देख रहे हो? तो इसका तो जवाब दीजिए पहले। ओके गोपाल जी, I'll just go to the independent observer, BN Kumar ji. BN Kumar ji, can we have BN Kumar ji? Yeah. We were talking about the way Modi has reacted to what Manishankar Iyer said कि पाकिस्तान को हम अंडरस्टिमेट नहीं करते. Engineer, can we have Mr. Kumar on the screen, please? So, बीएन कुमार जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये इस वक्त ये बात आना, मणिशंकर अय्यर स्पीकिंग समटाइम, सैम पिट्रोडा स्पीकिंग समटाइम, विजय विदेटीवार स्पीकिंग समटाइम, चन्नी स्पीकिंग समटाइम्स, यू नो, राहुल, कांग्रेस हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सबको जस्टिफाई करने की। ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, इनसे स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये हमारा कुछ यू नो, वी गॉट नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल पीपल स्पीकिंग. डू यू थिंक इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन? हाउ डू यू सी दिस, बीएन कुमार जी? अगर मणिशंकर अय्यर और शमी पित्रोड़ा जैसे दोस्त हो,
हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, मतलब कांग्रेस को बीजेपी दुश्मन को की जरूरत नहीं है। बीजेपी भी बीजेपी भी नहीं है ये तो, yeah, they don't require BJP to criticize them, correct, that's true, but actually it is unwarranted, खास करके इस समय पे उनको समय का तगादा नहीं है कि किस वक्त किस चीज की भाषा बोलनी चाहिए, स्टेटमेंट देनी चाहिए। मणिशंकर का क्या है, he considers himself as an authority on Pakistan, he has been our high commissioner in Karachi, इसने काफी का दोस्ती वहां पर कर रखी है। In fact, when we were in Pakistan as a media delegation some 8-10 years ago, the Pakistanis were appreciating what our friend Manishankar was doing in improving the relations between India and Pakistan, in bringing the businesses closer. All that is there. He has done a good work, a good base work there. Yes. But today, in this kind of situation, I think it's totally unwarranted. He should not have said these kind of things. Now, I'll come to Gopal Tiwari ji. Gopal Tiwari ji, ये कहाँ तक आप defend करते रहोगे? Can we, Gopal Tiwari ji, Sam Pitroda said something, not once but twice. पहले उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यूएस में है 55%, तो मोदी जी ने उसका एक बड़ा चढ़ा के हंगामा कर दिया पूरे देश में। और फिर उन्होंने ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट के लोग चाइनीज दिखते हैं, नॉर्थ के लोग व्हाइट दिखते हैं, साउथ के लोग एकदम काले दिखते हैं, अफ्रीकन। तो ये बार बार आप कब तक आप जैसे अच्छे स्पोक्स पर्सन कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे? उनका पर्सनल ओपिनियन है, क्या ये कब रुकेगा? Does it show indiscipline in the party? Because inherited tax was exploited, MMS was exploited, Northwest, everything was exploited. Gopal Tiwari ji. की तो तकलीफ तो होती है, क्योंकि इस अनरिलेवेंट स्टेटमेंट कोई देने की किस समय जो जरूरत है नहीं है, ये तो समझना चाहिए। और ये अभी डेमोक्रेटिक वार है सर। अगर इस समय हर कोई अपना हथियार अपनाता है और इसके बावजूद उनको जो कहा गया या उनके बाद उन्होंने जो इंडियन ओवरसीज बैंक का जो रिसिग्नेशन दिया कांग्रेस का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का, दैट इज इनफ ना, जो समझने के लिए जो कांग्रेस हाई कमांड जो कहना चाहती है, और उन्होंने उनको तुरंत वहां से मतलब उन्होंने खुद होके रेसिग्नेशन दिया। तो अभी कांग्रेस से वो आज के तारीख में क्या है क्या नहीं, बहुत से मुद्दे हैं जो देश के सामने जो Gopal ji, I got what you're saying. I just want to show you Pramod Krishnam ji ने, he was a very senior Congress leader, now he is not there. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने उनसे कहा था कि एक सेपरेट कमीशन बिठाएंगे कि राम मंदिर का जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए। उसके खिलाफ आज मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस वांट्स टू पुट रामलला बैक इन, जो है ना, उनको टेंट में वापस रखना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टोटली एक्सप्लॉइटिंग इट। तो ये क्या है? क्या आप रामलला को फिर आप प्लान करें कि उनको टेंट में रखे जैसे पहले थे? गोपाल जी सर, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? और ये कैसे, कौन बोल रहा है? आज जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, उनको तो आप उनसे आप कुछ भी बुलवा सकते हैं। जब वो छोड़ के आपके खेमे में आ गए तो वो तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, तो आप उनके जरिए कुछ भी बुलवा सकते हैं ना सर। इट हैज नथिंग, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, और ये मीनिंगलेस है कोई बात। आज अगर कुछ बात करते हैं, अरे देखो बोलिए। हाँ, देखो उस समय जो रामलला जी की मूर्ति थी, जब हमें आजादी मिली थी, तो हम लोग बोलते कि 500 साल से मसला चला आ रहा था, 500 साल से मसला चला आ रहा था। तो कांग्रेस की वजह से आजादी मिली, डेमोक्रेटिक 4 इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए, उसमें से एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लोक प्रतिनिधि, एक जुडिशरी और एक मीडिया। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रिपब्लिक भारत में जुडिशरी इस्टेब्लिश होने के बाद हमें न्याय मिला। तो कम से कम 60-70 साल में ये तो बात है। तो आप 450 साल पहले उस समय भी कुछ नहीं कर पाते थे। आज जब बोलते हैं कि 500 साल के बाद हमको मिल रहा है, भाई अब तो 500 साल में से तो 70 साल तो 75 साल तो कांग्रेस के डेमोक्रेटिक इंडिया है, जो रिपब्लिकन इंडिया है,
उसमें वो होने के कारण कम से कम ये हुआ, नहीं तो और कितने साल होता था पता नहीं। तो कांग्रेस ने जो एटलीस्ट जो 400 सवा 400 साल पहले नहीं हुआ, वो कम से कम भारत की आजादी में कांग्रेस का योगदान है। जो ये लोग जो बीजेपी मतलब जब अंग्रेजों के पैरवी कर रहे थे, ये कहाँ नहीं थे, तो कम से कम ये तो उनको ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो शुक्रिया अदा है भाई, कांग्रेस की वजह से कांग्रेस से जुडिशियल झूठ बोल रहे हैं, गोपाल तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस की वजह से कांग्रेस लोगों की आदत है झूठ बोलने की, और ये झूठ बोल रहे हैं। इनको चुप कराइए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे 5.5 साल है। मैं सुना चाहता हूँ, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन जा रहा था। आप इनसे पूछिए सभी लोग बोलते हैं ना, जब मुगलिया सल्तनत से लड़े, जब अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे, तब संभव नहीं था, ठीक है। भारत को आजाद होने के बाद लगभग 65-67 साल, लगातार 60 साल जब ये लोग सत्ता में रहे, तब इसी कांग्रेस के नेता कांग्रेस में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाके जब एफिडेविट देते हैं कि ये ट्रायल क्यों चलाया जा रहा है, राम मंदिर का इश्यू क्यों चलाया जा रहा है, इसमें क्या जल्दीबाजी है, क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को ये बोलते हुए? एक मिनट, तो राम लल्ला देखो तो सर ठाकुर साहब, उनको पूरा होने दीजिए में भेजने वाली बात है। तो हाउ डू यू सी इट? विल कम टू बीएन कुमार जी। बीएन कुमार जी का इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लेते हैं। बीएन, कैन वी हैव बीएन कुमार जी ऑन द स्क्रीन प्लीज? Okay, Tiwari ji, what happens? I mean, you are saying that you got a great contribution. 500 साल के बाद जो राम मंदिर बना है उसमें कांग्रेस का भी कंट्रीब्यूशन है, आपका कहना है कांग्रेस, बट बीजेपी एंड मोदी से प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपका प्लान है कि रामलला को वापस टेंट में ले जाए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। आज जो बारिश हो गई, नामियार साहब मैं ये कह रहा था, आप बोलिए तिवारी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था बोलिए कि तो जब कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा देते हैं कि क्या जल्दीबाजी है इतनी, इसलिए हम बताते हैं कि 550 सालों में मुगल थे, अंग्रेज थे, तब इन चीजों को रोका जा रहा था, तो ठीक है। जब इस देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था से बनाई हुई सरकार, जब इस भारत देश की अपनी सरकार थी, और जब वही सरकार प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाए, कहे कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, और वो बोले कि इसको देरी जल्दीबाजी क्या है, उसके बाद भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं? आप कह देंगे कि जो इस पार्टी में नहीं उसका, तो आप ये बताइए कि क्या सैम पित्रोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं? क्या अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में आपके नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं? जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत है। ये लोग इस तरह के बयान करते हैं, और जब देखते हैं कि ये बाउंस कर गया है, ये इनके खिलाफ जा रहा है, तब घनश्याम तिवारी जी जैसा कोई नेता आके बैठता है और बोलता है कि भाई मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, वो कुछ नहीं है, मैं कहता हूं वो उनका मत था। इसी तरह से इन लोगों ने वर्षों तक दिग्विजय सिंह जी को यूज किया, उनसे अनाप शनाप बयान करवाते रहे, और जब वो बैकफायर हो जाता था तब बोल देते थे कि ये दिग्विजय सिंह का अपना बयान है। अरे भाई, लोकसभा में जो आपके नेता है अधीर रंजन चौधरी, आप उनको भी डिनाई कर दोगे, डिफाई कर दोगे, और इस बात का क्या जवाब है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में रहते हुए, कांग्रेस के सांसद रहते हुए कपिल सिब्बल जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं और कहते हैं कि ट्रायल नहीं चलाना चाहिए राम मंदिर का। कांग्रेस उससे भी अपने आप को धो लेगी। आप लोगों के पास और कोई चीज नहीं है, आप कोई भी डिबेट आए तो आप लोग लगते हो इतिहास बताने। ये गांधी परिवार की पीठ रखने के लिए आप लोग, घनश्याम तिवारी जी, कांग्रेस को यहां तक पहुंचा दिए हो, और अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा जागृत हो आप लोगों की, तो इस गुलामी की भारत को 75 साल हो गए लगभग गुलामी से बाहर निकले हुए, लेकिन आप लोग आज भी उसी गुलामी की मानसिकता में जीते हुए आज भी गांधी परिवार की और इटली की गुलामी कर रहे हैं, और आज भी उनके इशारे पर नाच रहे हैं। ये मत करिए आप लोग, उनके गलत कामों को डिफेंड मत करिए घनश्याम भाई, जो उनके अच्छे काम हो उसको डिफेंड करिए, समझ में आता है।
अब आप कह देंगे कि सब पूरी पूरी कांग्रेस ही भाजपा से बिक गई है राहुल गांधी को और आपको छोड़कर, आप ये कहना चाहते हैं? तो मैं बीएन कुमार जी के पास जाता हूं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। बीएन कुमार जी, आप कैसे देखते हो इस चीज? एक चीज है कि ये जो बयानबाजी हो रहा है, दूसरा प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि राहुल गांधी इज वर्किंग टू गेट भगवान राम को फिर टेंट पे लेके आएंगे। तो क्या कैसे देखते हो आप? ये पॉलिटिकल टॉक है या कुछ इसमें सच्चाई है? बीएन कुमार जी, एक्चुअली ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अडानी अंबानी के बारे में कि ये टेम्पो में पैसा पहुंचा रहे हैं वगैरह। वो इतना बहुत भयंकर स्टेटमेंट था, वेरी एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट। इसके ऊपर नेशनल डिबेट चलनी चाहिए थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टेम्पो कौन भेज रहा है, एक्चुअली जा रहा है क्या। राहुल गांधी ने चैलेंज भी किया था कि अब सीबीआई को, ईडी को अडानी अंबानी के पास भेजो। इतनी सीरियस मुद्दा थी, इसके ऊपर डिबेट होने की जगह और ये तीनों चीजें सामने आ रही है और मीडिया का पूरा अटेंशन इसके ऊपर जा रहा है। इट इज एक्चुअली एज आई सेड इन द बिगिनिंग, बीजेपी को तो और कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज कांग्रेस इटसेल्फ इज इनफैक्ट बीजेपी वाज फोर्स्ड टू गो ऑन अ बैक फुट। उनको रणनीति बनाने की जरूरत होने वाली थी। ये सब क्या स्टेटमेंट हुआ, अचानक अंबानी अडानी का नाम लिया प्रधानमंत्री ने, ये ब्लैक मनी की बात चल रही थी, टेम्पो से भेजने वाली बात चल रही थी। दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन ये कांग्रेस के लीडर्स की कुछ बेवकूफी की वजह से ये सारा मामला जो है डाइवर्ट हो गया और unnecessarily attention is being diverted to other issues, things which are not required. As Sanjay Singh ji said about Congress argument about the Sanjay Singh करके नाम आ रहा है वहां पर सामने, जैसे उनका प्लीज चेंज इट। no I think okay, so जैसे संजय जी ने कहा था, तो ये Congress has already paid the price for being whatever they have done, whatever they have spoken about the Ram Mandir controversy, their Supreme Court ruling at the the case, not the judgment itself. So Supreme Court judgment is binding on everybody. Whether if it is just not possible, it's just not possible for anybody to turn back the Ramlala judgment and turn back the temple. Temple is there. आर्टिकल 370 ये आरोप है कि कांग्रेस विल ब्रिंग बैक रोल बैक एंड आर्टिकल 370 को फिर इंपोज करेंगे, राम मंदिर का जजमेंट को ओवरटर्न करेंगे, सीए को बदल देंगे, यूएपीए को बदल देंगे, एनआरसी को बदल देंगे, हटा देंगे। इज इट पॉसिबल बीएन कुमार जी? नहीं, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक बार हो चुकी है, पत्थर की लकीरें हो चुकी है। आई डोंट थिंक इवन कांग्रेस आल्सो ऑफिशियली कुड बी थिंकिंग। आप ये चीजों पे क्यों जा रहे हो ना कि छोटी छोटी बातें निकलती है कांग्रेस से, इसके ऊपर बवाल मचता है। आप मुद्दे पे जाइए ना, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। अगर राहुल गांधी बोलता है कि मैं 30 लाख नौकरी देने वाला हूं, आप उससे प्रश्न करो कहां से देने वाले हो, उसके पैसे कहां से आने वाले हैं। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी सेड अर्लियर कि whatever promises any party makes, they should be giving justification. ऐसा नहीं कि हवा में अपने प्रॉमिस कर दिया मैं 30 लाख नौकरी दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अग्निवीर को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन कैसे करोगे, संसाधन कहां से उठाओगे, इस चीज के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन एनी डेमोक्रेसी, द टॉप लीडर्स आर पुट ऑन अ 1-to-1 डिबेट। यहाँ पर बहुत जरूरी है। राहुल गांधी, अमित शाह हिमसेल्फ सेज this election is it is Rahul Gandhi versus Modi versus Rahul Gandhi. If that is the case, if BJP admits it, one-on-one debate हो जाए, dialogue हो जाए on national television, सब देखेंगे कौन कितना पानी में है। राहुल गांधी will be able to justify that or not. It's a fantastic. You raised this topic very well. Debate होना चाहिए. It has to happen. Gopal Tiwari ji, the crucial issues that Prime Minister Modi said that if you come back to power, आप आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को हटाकर इंपोज कर देंगे। राम मंदिर आप फिर वो जजमेंट को ओवररन करके फिर राम मंदिर वाला भी प्रॉब्लम कर देंगे। फिर यूएपीए, सीएए, एनआरसी सब जगह आप कानून को बदलेंगे। अमित शाह, मोदी जी हर मंच पर बोल रहे हैं। हाउ ट्रू इज इट गोपाल जी? सर, उनके मतलब ये क्या कहूं अभी इसको मैं, ये तथ्यहीन बातें हैं और ये बार बार ना 10 साल का कोई अच्छा काम बता पा रहे। 4 गुना कर्जा हुआ देश पे
और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की लूट हो रही है, और आरबीआई में सोना गिरवी रख के, जो मोदी जी ने कहा था कि मंगलसूत्र और सोना, तो 5 साल में सोना गिरवी रख के कर्जा उठाया 1.25 लाख करोड़ का, देश के इतिहास में पहली बार। नामबिहार अरे साहब, क्या बोलते हैं, इनको क्या याद बोलते हैं? कराइए, देखो, मोदी के समर्थन अरे क्या में बोलते हैं? चंद्रशेखर ठाकुर साहब, अभी तक सरकार चल रही थी आपके पास आऊं और ना। इन्होंने सोना बेचा है। ठाकुर साहब, नामबिहार आपके पास साहब, आऊं कोई ना। झूठ बोलेगा आपके तो पास कैसे आऊं सुना मुझसे जा बात। सकता है, मुझे बताइए आप। ठाकुर साहब, आपके पास इसी आ रहा हूं। कांग्रेस के समर्थन अरे से उनको बोलने दो। चंद्रशेखर सिंह की सरकार चल रही थी। सुनिए मेरी सर, बात, ये सुनिए, जब सर, इन्होंने ये सोने पगला की बात गए। की, सर, ये पगला गए इन्फॉर्मेशन सर। दे रहे हैं, मैं ये इनको बता रहा हूं पगला मैं गए सर। कि जब ये सबसे पगला बड़े गए। इकोनॉमिस्ट, ये जब पागल के पागलों को कुत्ते सारी ने दुनिया काटा। पागल नजर आती है। पागल कुत्ते ने काटा जैसे मारा पागलों गया। को सारी दुनिया पागल नजर आती है। कुछ नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, ठाकुर साहब, पागल को तो करने दीजिए। ठाकुर साहब, आपको से बताइए, पॉइंट टू पॉइंट कीजिए ना। सबसे तो बड़े क्या बात दुनिया कर के रहे हैं? इकोनॉमिस्ट को प्रधानमंत्री बनाया था आपने। उन्होंने जब इस देश में शासन किया तो भारत की इकोनॉमी 15वें नंबर पे थी, और जिसने कुछ नहीं किया ये क्लेम कर रहे हो, उन्होंने शासन किया 10 साल का, तो भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर की हो गई साइज। फॉरेन रिकॉर्ड हाई पे चले गया। रही बात अडानी और अंबानी की बात, तो कल तक पानी पी पी के गाली देने वाले अंबानी और अडानी को राहुल गांधी चुनाव के 2 महीने 1 महीने पहले से ही उनके जबान पे एक बार भी अडानी अंबानी का नाम नहीं आया। तो ये प्रश्न है कि साल 1.5 साल 2 साल से लगातार आप अडानी अडानी अंबानी 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 कर रहे थे, अगर अचानक से ही आपके कैंपेन से गायब हो गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सेटलमेंट होगा। और जिसको प्रूव किया अधीर रंजन चौधरी जी ने, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम इसलिए अडानी अंबानी को गाली देते थे कि वो लोग पैसा नहीं देते हमको। तो जब पैसा पूछा कि आपको पैसा देगा तो आप क्या करेंगे, बोले जब पैसा देगा तो तब सोचेंगे। तो पैसा दे दिया तो उनका नाम लेना बंद हो गया। घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं कि 10 साल में क्या किया। 10 साल में जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए देश में, 10 साल में भारत की इकोनॉमी की साइज इतनी बड़ी हो गई, 10 साल में भारत में फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा हो गया, अनेकों काम है। 10 साल में जो बेसिक सुविधाएं थी, 65 साल सब इस देश में शासन करने के बाद बेसिक एम्यूनिटीज जो लोग न दे सके, हमारी माताओं बहनों को शौचालय तक न उपलब्ध करा सकने वाले लोग, आजादी के 75 साल बाद इनको घरों में पीने का पानी तक न दे सकने वाले लोग, इस देश में जितनी भी स्कीमें दी गई है भारत सरकार से, केंद्र की तरफ से, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो क्या खाली इनके लोगों को लोन देने के लिए किया गया था? भारत देश का नागरिक बैंकों में अगर अकाउंट खोलने जाए तो उसको भी एक प्रस्तावक लगता था। तो नरेंद्र मोदी जी ने 48 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवा दिए। ये जब ये इतने दिनों तक सत्ता में थे तो इनसे क्यों नहीं हुआ? और ये पूछते हैं कि 10 सालों में क्या किया। 10 सालों में हमने वो किया जो आप आने वाले अगले 100 सालों में भी नहीं कर सकोगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटा है, इस देश की संपत्ति को लूटा है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी किस तरह से नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया कंपनी बना के किस तरह से हजारों करोड़ रुपए का गबन किया है। और जिस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गांधी परिवार आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, दोनों लोग बेल पे हैं। आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। आप लोगों के पास जब कुछ नहीं है तो कहोगे 10 साल में, बताइए आपने 10 साल में क्या किया। ठाकुर साहब, थोड़ा उनको गिनाने के लिए ये 1 घंटे का शो कम पड़ जाएगा। इतने सारे काम किए गए इस देश में, संजय ठाकुर साहब, आपको वो दिखाई नहीं देगा। ठाकुर आप साहब, बताइए ना अब कि विश्व की 4थे नंबर की इकोनॉमी है कि नहीं है भारत आज? अब भारत थोड़ा बोलने तो दो। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अप्रत्याशित विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका जवाब दीजिए आप। हाँ, अभी थोड़ा उनको बोलने दो। ठाकुर साहब थोड़ा इंटरप्ट मत कीजिए। आफ्टर दैट बीएन कुमार जी ने हाईलाइट किया ढंग से कि आप अपने अच्छे स्कीम का जो है, महालक्ष्मी स्कीम हो, पहली नौकरी पक्की हो, ये पैसे कहां से आने वाले, तो आपको बोलना चाहिए। अच्छी स्कीम है, कैसे आप जस्टिफाई करोगे? जैसे दोनों कह रहे थे, ठाकुर साहब और बीएन कुमार जी। गोपाल तिवारी जी, ठाकुर साहब बोलने दीजिए हमको।
देश का जो बैंकों का कर्जा जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया माफ किया है, इट बिलोंग्स टू नेशनलाइज्ड बैंक। वो हम वसूल करके गरीबों को देंगे। इन्होंने जिनको भगाया है देश के बाहर, सबके सब नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ल्या, वो अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, इनको 20-20, 30-30 लाख करोड़ लेके जो इनको भगाया है, उनको हम वापस लाएंगे सर। इनसे पैसा वसूल करेंगे। ये देश की संपत्ति अरे उनको पता ही नहीं, ऋषि अग्रवाल जेल जाके आ चुका है। इस सरकार ने ऋषि अग्रवाल को अंदर कर दिया था। आपको पता ही नहीं घनश्याम भाई, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो आप? क्यों ऐसे नाम लेते हो? ऋषि अग्रवाल जेल में था। जमाने अरे गलत क्यों कर रहे हो आप? अलग दूसरे स्कीम्स बोलिए। वो अच्छा स्कीम जो है महालक्ष्मी योजना है, 50% रिजर्वेशंस को आप बढ़ा देंगे, हिस्सेदारी न्याय जाति जनगणना करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, फाइनेंशियल सर्वे करेंगे, ये सब अच्छी बात है। गोपाल जी जरा ये कैसे करेंगे जरा बताएं। सर पहले तो मैं ये बता रहा हूं, इन्होंने जो पढ़ रहे थे, ये अभी इतनी बातें कर रहे थे, तो अगर इतना सब कुछ किया है तो क्यों नहीं सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ बताया? कौन से वेबसाइट पे है कि आपने कितने टॉयलेट बनाए, कौन से वेबसाइट पे है आपने कितने ये बाहर जाके देश के विदेश में जाके कहते हैं कि एक जमा था जो शर्म महसूस करते थे कि भारत में मेरा जन्म हुआ। ऐसे कोई प्रधानमंत्री बताता है? भारत में शर्म आनी चाहिए, शर्म कि मैं एक जमाना था तो भारत में मैंने जन्म लिया, ये शर्म आती थी। और बाहर जाके हम बताते कि टॉयलेट बनाएंगे, तो जो देश में टॉयलेट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसमें कौन से पाकिस्तान के सामने रोना उसमें? अरे इसीलिए जाके पाकिस्तान के सामने रोना रहता है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को सरकार से निकालो। इसीलिए आप जाके पाकिस्तान जो आपका मौसेरा भाई है, उसके पास जाके आप हाथ जोड़ते थे कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। अरे बोलने तो दो। राहुल गांधी जाके विदेशों में बोलते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। आप गलत सुनिए। ऐसा है, पागल हो चुके लोग जो जल बिल मछली की तरफ तड़प रहे हैं, सत्ता से बाहर होकर पागल हो चुके लोग जल बिल मछली की तरफ तड़प रहे हैं। वो अपने राहुल गांधी से नहीं पूछते हैं कि आप क्यों जाके विदेशों में बोलते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वो अपने राहुल गांधी से नहीं पूछते हैं कि आप चाइना के एम्बेसडर से जाके क्यों मिलते हो चोरी से। वो अपने राहुल गांधी से नहीं पूछते हैं कि राहुल गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसे क्यों लेते हो। ये तो पूछो ना भैया, क्यों नहीं पूछ पा रहे हो आप? गलत बात करोगे तो कैसे सुनेगा कोई घनश्याम तिवारी जी? तो मैं बीएन कुमार जी, इसके ऑथेंटिक डेटा है। बीएन कुमार जी दोनों आप आपने टॉपिक इशू किया है। एक जगह बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड जो ठाकुर साहब ने रिपोर्ट कार्ड सुनाया बीजेपी के कि 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो आपने, बीएन कुमार जी कैसे देखते हो आप? प्रदीप जी जरा सुनिए, बीएन को मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी एक मिनट मेरा पूरा होने दीजिए। हाँ बोलो। बीएन कुमार जी सॉरी, बोलिए। नो प्रॉब्लम, कहिए। डेमोक्रेसी है सर, कहिए। हाँ, तो मैं एक कहता हूं, अभी ये डेमोक्रेसी में झूठ बोलने की आजादी है। झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। डेमोक्रेसी में झूठ बोलने की आजादी है। अरे वो दोनों वो आपने साबित कर दिया। बोले गोपाल जी, बोलिए। 70 साल में डेमोक्रेटिक झूठ और फरेब के मास्टर है मोदी साहब, झूठ और फरेब के, ये बताओ। और दूसरी बात, अगर इनके पास ये है नेशनल हेराल्ड में 10-10 दिन सोनिया जी और राहुल जी को बिठा के रखा, क्या हुआ? एक एफआईआर दाखिल हुआ क्या उनके ऊपर? 10 साल में क्या किया आपने? अरे यार क्या किया बताओ ना। आपने प्राइम मिनिस्टर फंड में कितना पैसा लूटा है आपने? प्रदीप नामयार जी वकील हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको पता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल पे हैं। प्राइम मिनिस्टर फंड में पता है कि एफआईआर हुई है, केस हुआ है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल पे हैं। एक वकील के सामने आप क्यों झूठ लूटा है? प्रदीप नामयार जी वकील हैं। अरे लुटेरे डकैते तो आप हो।
लुटेरे डकैत तो आप हो, बीएन कुमार इसलिए जी, छटपटाहट हो रही है आपकी, इसलिए छटपटाहट हो रही है, बीएन कुमार जी, छटपटाहट हो रही है आपकी। बीएन कुमार जी, बंगला का ये पागल रिपोर्ट कुछ कार्ड। उन्होंने काटा है इनको, संजय ठाकुर साहब कुछ भी ने बकते जा रिपोर्ट रहे कार्ड हैं, सुनाया कुछ भी आपको। बकते जा रहे हैं। गोपाल तिवारी जी ने कांग्रेस के पिछली वाला मैनिफेस्टो बात में इधर लाना पड़ेगा भैया। तो कैसे दोनों को मर्ज करेंगे? लोग क्या समझे? झूठ बोल रहे हो। ना, बीएन कुमार इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। अरे वाह रे झूठ। ठाकुर साहब जरा सुनिए ना, बीएन कुमार जी का अरे सुनिए। सुधीर जी ने कि झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? आप तो बोलिए ना कि बेलते हैं माँ बेटे दोनों। बीएन कुमार जी बोलिए, 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 माँ बोलिए। बेटे दोनों। 2 मिनट सुनिए ठाकुर साहब, 2 मिनट सुनिए। संजय जी आपके लिए मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। हाँ, बोलिए। मैंने दोनों की सारे मैनिफेस्टो मैंने पढ़ी है। हाँ, हाँ। और मैं एक समझता हूँ बीजेपी का मैनिफेस्टो भी ना बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। ये बात अलग है कि हर पेज पे मोदी की पिक्चर है, तो सब जगह गारंटी मोदी गारंटी क्या है वो बात अलग है। लेकिन एक चैप्टर मतलब एक सेक्शन उसमें बहुत अच्छा है। जैसे कांग्रेस वाले पूछ रहे थे ना, आपने क्या कहा, आपने क्या किया, कितने टॉयलेट बनाए, कितने क्या किया, उसका रिकॉर्ड रखिए। उनमें उसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक सेक्शन ऐसा है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाके, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाके, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके, लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाके आप ढूंढ सकते वहां पर क्या क्या हुआ। जैसे कि मैंने अपने ऐरोली मतदार संघ में, अपने ठाणे न्यू बॉम्बे का मैंने देखा कितने शौचालय बनाया, कितना क्या बनाया। बीजेपी की जरूरत है लोकल लीडर्स को भी इन चीजों को हाईलाइट करो ना पब्लिक के सामने। भाड़ में क्या राहुल गांधी, भाड़ में क्या गांधी, हम क्या लेना देना है। हम सब समझो, अगर मैं नई मुंबई में रहता हूँ, अब मुंबई में रहता हूँ, कोई धारावी में रहता है, कोई ऐरोली में रहता है, कोई ठाणे में रहता है, राहुल गांधी अपने लेवल पे है। अगर मैं बीजेपी के लीडर की भाषण सुन रहा हूँ, या अगर मैं बीजेपी को वोट करने की मेरी ख्वाहिश है, या कांग्रेस की वोट करने की ख्वाहिश है, तो मैं समझना चाहूंगा कि इन नेता लोगों ने क्या किया। दूसरी बात, सबसे अहम मुद्दा आज के तारीख में है पर्यावरण, एंड इट इज वेरी गुड। दोनों मैनिफेस्टोस में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई, इंक्लूडिंग नेशनल कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं तो पर्यावरण एक्टिविस्ट हूं, इसके लिए मैंने कुछ स्टडी किया, मैंने निकाला चीजों को अच्छी तरह से इन्होंने डिस्कस किया। इन चीजों को लोगों को समझानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के बारे में कौन क्या कर सकता है। अभी ये गाय भैंस, मुस्लिम मंदिर, ये सब दे आर नॉट रिलेवेंट इश्यूज। उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स जीत सकते हो, यू माइट विन इलेक्शंस, अनदर टर्म, बट that is not the core issue as far as the common man is concerned। कब तक इस बहकावे में, इस भ्रम में लोगों को रखेंगे? नौकरी बहुत जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो दे देते हैं, अनाज वगैरह देते हैं, इट्स नॉट ए गुड साइन। इतनी और 5 साल और इतनी प्रॉवर्टी है मतलब इन्हें देश में, इससे कैसे दूर किया जाए? नौकरी कैसे दे? अगर राहुल गांधी ने कहा 30 लाख वैकेंसीज है पीएसयूज में और गवर्नमेंट में, उसको मैं 6 महीने के अंदर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बीजेपी को और सरकार को कहना चाहिए कि कितने एक्चुअली वैकेंसीज है या नहीं है, या किस तरह से उन लोगों ने वैकेंसी। रोजगार मेला आए दिन पिछले 6 महीने में, पर्टिकुलरली बिफोर द लास्ट 5 असेंबली इलेक्शंस, आए दिन आप देख रहे थे टीवी पे, इतने हजार लोगों को ये अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई, रोजगार पत्र दिए गए हैं। उसके बारे में चर्चा करो, उसको पूरा टोटल करो और बोलो कि हम लोगों ने ठीक है 2 करोड़ करना ही पाए, हमने 1 करोड़ किया, 50 लाख को क्या, इतने लोगों को दिया और हमारी प्लान चल रही है। अगर कोई अग्निवीर को क्रिटिसाइज कर रहा है, 4 साल के बाद में वो यंग आदमी बाहर निकल के आ जाएगा, उसके बारे में क्या है? एंड इनफैक्ट मेजर जनरल बख्शी हिमसेल्फ हैज ओरिजिनली क्रिटिसाइज्ड द अग्निवीर सिस्टम, सेइंग यू विल बी प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। आई मीन दैट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। हालांकि वो बीजेपी की गुण गाते हैं, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। हालांकि वो बीजेपी की गुण गाते हैं इस विषय के ऊपर, और ये भी बात आई थी बीच में आर्मी से इसके बारे में कंसल्ट नहीं कही गई थी, उसके बारे में बोले, और आर्मी के जनरल थे, उन्होंने किताब लिखी थी इसके बारे में, वो अभी तक वो प्रकाश में नहीं आया, डज नॉट बीन पब्लिश्ड एज येट। सो दीस आर द इश्यूज, यू नो, लोग जानना चाहते हैं कि सच क्या है। गोपाल जी, I'll go to ठाकुर साहब You are first। precisely right. Sir, 1 minute. हाँ, बोलिए ना। Sir, 1 minute, just 1 minute. बोलिए। आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है ना सर कि जब हम डिबेट में बैठते हैं तो कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आके बैठ के जब उल जलूल बातें करने लगता है, और अगर उस वक्त हम उसकी बातों का जवाब ना दें, तो जो लोग देख रहे हो तो उनको मैसेज ये जाता है कि सही में जो बोल रहा है वो सच है। ये देखिए, मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो पे ना हमने वहां बार कोड दिया है जो आप कह रहे थे, और कोई भी संसार का व्यक्ति
उस बार कोड को स्कैन करेगा तो हमारे सारे डेटा, हमने जहां जो काम किए हैं, जो नहीं किया, वो सारी चीजें उपलब्ध है, देख सकते हैं। दूसरी चीज, आपने पर्यावरण के बारे में कहा, इस समय पूरा विश्व तारीफ कर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जो सिर्फ और सिर्फ अकेले इस देश की, दुनिया के नेता हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट life and reduce the carbon emission. Yes, carbon and we are doing like, अभी आपने सुना होगा कि उन्होंने नया टारगेट दिया है कि हम कितना सोलर पावर, सोलर एनर्जी को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि भारत की जो प्राकृतिक संसाधन है वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन पूरे विश्व में भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश ऐसा है जहां पे 12 महीने में से लगभग 11 महीने हमारे यहाँ पूरी तरह से धूप रहती है, और एनर्जी के डेवलपमेंट में हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाने के लिए सोलर पावर के प्लांट्स हम बहुत बड़े लेवल पे लगाने जा रहे हैं, ताकि हम इस सनलाइट को उपयोग कर सके और अपना पानी और कोयला बचा सके दूसरे कामों। तो ये बहुत सारे विषय हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब हम डिबेट में होते हैं ना सर, जब कोई बौद्धिक व्यक्ति आपके जैसा सामने बैठा हो और जब वो बात करता है, तब उसके तार्किक और बौद्धिक उत्तर देते हैं हम लोग। लेकिन जब कोई कांग्रेस का ऊल जलूल प्रवक्ता बैठा हो और ऊल जलूल बातें करने लगता हो, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उन बातों का जवाब देना। इसलिए हम उन सब्जेक्ट पे बात करते हैं, वरना हम बिल्कुल उसी सब्जेक्ट पे बात करें। आप देखिए, एक बात आपने उनके मतलब की कही और ताली बजाना शुरू हो गया, लेकिन आपने उनकी इतनी बातें बताई, पूछिए हिम्मत है एक भी बात अपने किसी नेता से पूछ पाएंगे? मैं तो स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ ठाकुर साहब, एक नियम नेता है पूरे विश्व में जिसने सबसे ज्यादा पर्यावरण पे काम किया है, और डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद सबसे ज्यादा रिड्यूस किया है अगर कार्बन एमिशन को किसी ने, तो वो देश भारत है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अवेयरनेस और कैंपेन और पॉलिसीज की वजह से हो चुका है। लेकिन जब आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक उन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये जो कांग्रेस के सीखे सिखाए रटे रटाए तोता लोग आके बैठ के उल जलूल कुछ भी बोलने लगते हैं, और इनको पता ही नहीं चलता है कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग भारत देश का विरोध करने लगे हैं। तब हमारी मजबूरी हो जाती है इनके बातों का। हाथ बदलेगा हालात, हम लोग ये बातें करते हैं। हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है, संविधान को बचाना है, और किसी भी हालत में राहुल गांधी जी संविधान को बचाएगा। बेरोजगारी का जवाब वोट से दो। उनको ये पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर दिया है कि भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी बदला ही नहीं जा सकता, और कांग्रेस ने करके इस देश में भारत का संविधान बदला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब बदला तो सीधे 370 खत्म किया, जो भारत के हित में था, और लगातार भारत देश के प्रधानमंत्री ये कह, I think we got a problem with Thakur Sahab, Sanjay Thakur ji. I think you want to respond, Gopal Tiwari ji. बार बार आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। Do you believe that Prime Minister Modi is running a totalitarian, anti-democratic and aggressive government? जो लोकतंत्र टोटल खतरे में दिख रहे हैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने वाले हैं। What makes you, आप क्या, why do you feel that? गोपाल तिवारी जी, देखो, अभी मैं कुछ भी बीच में नहीं बोला, इनको आप समझा दीजिए कि चुप रहे, शांति से डिबेट का मैनर्स फॉलो करें बस। ये मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े अगर ये कर्मयोगी है तो इनको अपोजिशन करके दुश्मन क्यों लगता है? अगर आप इतना अपने खुद के काम पे प्रति कॉन्फिडेंट है तो हर राज्य में अपने अपोजिशन पार्टी को खत्म करने पे क्यों तुले हुए? अगर इतनी सारी बातें हैं आपके पास तो आप हर राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस सबको डकैती डाल के, मतलब रात को भेष बदल के, इनके नेता के वाइफ ने ये एडमिट किया कि रात को जाते थे, भेष बदल के जाते थे। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये देश का जो अपोजिशन है, इट इज द सेकेंड ऑप्शन ऑफ पीपल। अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो हर राज्य में ये आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों हथकंडे अपना रहे? सीधी सी बात है, अगर देश चलाने में नियत और नीति है तो ये क्यों कर रहे हैं?
और 10 बार जो पास हुआ स्टूडेंट है उसको 2 बार पास होने वाला स्टूडेंट जब चुनौती देता है तो हंसी आती है सर। ये बार बार ये क्या छटपा, कोई भी बात की अगर आपने किया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देके जवाब दीजिए ना, हमारा नहीं, मीडिया को जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, बातें बताइए। ये आपने जो आवास योजना, आयुष्मान योजना क्या क्या किया है उसका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो काम किया वो जनता को बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे? दूध का दूध पानी का पानी मुंह पे फेंकिए ना, मुंह पे फेंकिए। आपने कितने आयुष्मान योजना के बारे में ये किया है? अरे एक पंत प्रधान आवास योजना में 2.5 लाख रुपया 2,67,000 देना और बताना, मतलब कोई घर लेता है तो 50-60 लाख रुपए में से आप अनुदान देते और आप डंका बताते कि इतने पंत प्रधान आवास योजना से मकान बने। अरे आप सिर्फ दे रहे अनुदान उसको, तो ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्यों नहीं बता रहे? रही बात, आपको क्यों बार बार राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ता है? ये सेंटिमेंटल बातें क्यों करनी पड़ती है आपको? आपने आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे? राम मंदिर ट्रस्ट, आप कोई सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी थी क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल पिटिशनर थी, अपीलेंट थी, कौन थी? आपने गए थे क्या? अशोक सिंघल का 1400 करोड़ रुपया क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हो गई? ये कई सारे बातें, ये सवाल हमने नहीं उठाए, अयोध्या के संत महात्मा ने उठाए। और राम का जो आज तक दुनिया में राम का चरित्र था, रामायण महाभारत कांग्रेस ने बताया पूरे भारत को। हर संडे को लगता था रामायण महाभारत रामानंद सागर का। ये कांग्रेस के जमाने में भारत की आस्था जगाई लोगों की। रामायण महाभारत इतिहास हमने गर्व से बताया राजू जी की समय 1989 में। और ये क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। गोपाल जी, you're saying number one, there's no transparency in the work that Prime Minister Modi claims. रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है बिकॉज केजरीवाल जी अलग अलग लोगों, ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया और जो पार्टी ज्वाइन नहीं किया उसको अरेस्ट किया और जो पार्टी ज्वाइन किया उनको माफ कर दिया। और तीसरा बोला कि राम मंदिर में आपका भी कंट्रीब्यूशन है, उसको नजरअंदाज नहीं। यू हर्ड ठाकुर साहब, you want to reply? अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से ये अपोजिशन को खत्म करने जा रहे हैं। अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से अपोजिशन को खत्म करने जा रहे हैं। I told him that. Yeah, ठाकुर साहब, अपोजिशन की दुर्गति अपोजिशन के कर्मों के वजह से हो गई है। जब आप बार बार इस भगवान, इस देश के आराध्य देवता को काल्पनिक बताएंगे, जब बार बार आप जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देंगे कि राम मंदिर न बनने पाए, उस वजह से इस देश की जनता ने आपको खत्म किया है और आपके खुद के नेता राहुल गांधी ने खत्म किया है। हमको अपोजिशन को और कांग्रेस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी चीज, रामानंद सागर को आपने बोला था क्या रामायण महाभारत? बिल्कुल झूठ है। बीआर चोपड़ा महाभारत बना के चलाओ। बोलिए। अरे भगवान के नाम पे भीख मांगते हो आप, भगवान के नाम पे वोट की भीख मांग रहे हो आप। गोपाल जी, आपने बहुत सारे बातें कही, उनका क्लैरिफिकेशन ले, पूरे देश सुन तो ले बीजेपी का रिस्पांस क्या है उसमें। लेट हिम रिस्पोंड। आपने कहा कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, यू सेड लोकतंत्र खतरे में है, यू सेड जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, आप ये सब एलिगेशंस है, माइनॉरिटीज फीलिंग लिविंग अंडर फियर, ये सब आपने आरोप लिया ऑपोजिशन लीडर्स। तो लेट हिम रिस्पोंड टू दैट, लेट ठाकुर जी रिस्पोंड टू दैट। आपने बहुत ग्रेव चार्जेस भी कहा, आपने कहा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे आए? लेट अस लिसन टू हिम, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा। हैव यू गॉट ठाकुर साहब ऑन द लाइन? कैन वी गो टू मिस्टर बीएन कुमार जी? बीएन कुमार जी, यू हर्ड देम, यू ठाकुर साहब, बोलिए बीएन कुमार जी। No, the thing is actually, I think whatever I have been saying about the missing out on the real issues, it applies to both the parties. The कांग्रेस के लीडर्स भी irrelevant चीजें उठाते हैं और उसके लिए बीजेपी जवाब देती है। और even BJP itself, right from the beginning, instead of talking on the key issues, as I said at the beginning, on the issues that raised by the Congress, on key issues like unemployment हो गया, price rise है, lots of crises that the nation is facing. Of course, on environment also, they have spoken mostly from the 35,000 feet above the ground level. Specifically,
वाटर, आज की तारीख में पानी की इतनी बड़ी समस्या है, आज कोई पानी की कटौती नहीं कर रहा है किसी भी शहर में कहीं पर, बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। दिस इज माय स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन अगेंस्ट ऑल द गवर्नमेंट्स, बिकॉज मुंबई में भी पानी की टंचाई है, नवी मुंबई में भी प्रॉब्लम है। 80 डेज से ज्यादा पानी के लेवल नहीं अपने डैम्स में, पानी की कटौती कोई नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। इलेक्शन एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम पेट्रोल के भाव बढ़े थे, पानी की कटौती होने वाली है। और इसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए? हाउ डू वी सेव वाटर, हाउ डू वी कंजर्व वाटर? शहर इतनी बढ़ रही है, हाउ डू वी मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल? ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवर लाइन्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, इतनी सारी समस्या है। ये सारी चीज मुद्दे लेकर सामने आनी चाहिए। आप बोलोगे कि पानी की समस्या से सेंटर को क्या लेना देना, क्यों नहीं? हर आप सांस लेते हो उसके ऊपर भी तो सेंटर बात कर सकती है, ऑन एयर पोल्यूशन, grave issue. These are issues that as if they don't exist right from day one. Even very unfortunate, very sorry to say, even the prime minister started with this argument of Hindu Muslim, आपका मगर सूत्र छीन लेगा, inheritance tax, ये सब ठीक है, but inheritance tax is something that is not there in the Congress manifesto. Sam Petroda said it. Sam Petroda suffered for it. He has been sacked from the party. Whatever Manishankar Iyer says, ठीक है। Your environment issues were addressed by Thakur Sahab. बोला कि Prime Minister has got the number one agenda. Gopal ji, let him respond. Thakur Sahab respond कर रहे थे आपके charges का. Let him talk, then I'll come back. मैं इसी के बारे में एक सवाल पूछता हूँ, बाद में वो करेंगे। इसी के बारे में ठाकुर साहब सिर्फ बीएन ठाकुर साहब, मैं इसी के बारे में एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एनवायरनमेंट के बारे में अगर उन्होंने सच कुछ किया है तो दे कुड हैव इशूड अ व्हाइट पेपर ऑन दैट, वह व्हाइट पेपर निकाल सकते थे। इसके अलावा जब पूना के अपने प्रकाश जावड़ेकर जी एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे सेंट्रल में, उन्होंने गर्व से कहा मैंने 550 फाइल क्लियर के एनवायरनमेंट के। इट्स शॉकिंग। अरे एनवायरनमेंट के फाइल क्लियर करना ये बहुत अच्छी चीज नहीं है सर। सुनो मैंने उसके बाद उसके एक मिनट जब उन्होंने एक मिनट ये लोग इसी तरह की उलझुल बातें पहले के एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, ये लोग इसी तरह की उलझुल बातें करते हैं। उसके ऊपर जयराम रमेश ने उस समय के जिन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टैकल किया है, भाई आप वो हैं जो जयराम रमेश ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। जयराम रमेश को भी आप डिसोन कर देंगे। जयराम रमेश ने ऑब्जेक्शन आज लिया आपको था। जयराम रमेश को भी डिसोन कर देंगे। That is the harmful thing, very harmful thing. कांग्रेस इज वेरी वेरी हार्मफुल टू कांग्रेस को ही खत्म हो जाना पड़ेगा। व्हाइट पेपर ऑन इन्वायरमेंट के ऊपर श्वेत पत्रिका निकाल सकते थे। व्हाइट पेपर चाहिए। हम सब काम कांग्रेस को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करते गोपाल तिवारी जी। हर काम तुमको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करेंगे भाई साहब। ये दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी और दुनिया के दूसरे अग्रणी विकसित देशों ने इस बात के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है। वैश्विक स्तर पे नरेंद्र मोदी जी की सराहना की गई है पर्यावरण के विषय में जो काम भारत की सरकार ने किए हैं। और ये सर्वविदित सत्य है कि विकसित देश होने के बावजूद भारत देश कार्बन एमिशन को काफी हद तक कम करने में कामयाब हुआ है। ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैंपेन को चलाया है। ये भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट का कैंपेन इतने जोरों से वो प्रोजेक्ट लिया है और जिन्होंने ये कहा जो ये जानते हैं कि बिजली जो है कोयले और पानी से बनाने के बजाय भारत इतना समृद्ध है प्राकृतिक रूप से, इतनी दैवी कृपा है कि अगर भारत देश के ऊपर 12 महीने में 11 महीने से ज्यादा धूप रहती है तो उस लाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डेवलपमेंट करना चाहिए, जनरेशन करना चाहिए। अनेकों काम भारत देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं और उनकी चौतरफा नजर हर चीजों पे है, इस तरह के विकास कार्यक्रमों पे। लेकिन मैंने फिर से वही कहा, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग आके बैठ जाते हैं ना, इनका डेवलपमेंट का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको समझ ही नहीं आया कि कब ये भारत देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये लोग भारत देश का विरोध करने लगे हैं।
और ये भारत देश के विरोधी इस देश के लोगों के नजर में हो गए हैं, इसलिए इस देश के लोगों ने इनको पीट के बाहर कर दिया है, तब भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अब ये सैम पित्रोड़ा इनका गलती कर दे, कोई कह देगा उसको निकाल दो, इनके दूसरे नेता गलती, अब लोकसभा के आपके नेता हैं, लोकसभा में लीडर हैं आपके, उनको भी निकाल दीजिए चौधरी साहब को, फिर कौन बचेगा? अरे राहुल गांधी जी तो रोज उलझुल बातें कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं निकाल देते आप लोग? नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि आप लोग आजाद होने के बाद भी आज भी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं, और कांग्रेस के लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की गुलामी करने के लिए जी रहे हैं, और उनके हर बुरे काम को पूरी शिद्दत के साथ ये लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में एक राष्ट्रभक्त नेता को आए दिन पानी पी पी के पेट भर के गाली दे रहे हैं, जिसकी सजा इनको भारत देश की जनता लगातार दे रही है, फिर भी लोगों को अकल नहीं आ रही। आज मोदी साहब ने बहुत बढ़िया चीज कहा, आई डोंट नो बिकॉज़ आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। उन्होंने कहा विरासत में 140 करोड़ प्लस लोगों को मैं विकसित भारत दे दूंगा। विकसित भारत वो करेंगे, विरासत में देंगे पूरे भारत देश को। दैट इज एक ड्रीम, एक सपना। हाउ डू यू सी दैट? जैसे बोले, आई विल कम बैक टू यू कांग्रेस तिवारी साहब, बट दिस वाज अ फैंटास्टिक टॉक बाय दिल से बोले कि मैं विरासत में कुछ छोड़ना चाहता हूं, विरासत में 140 प्लस करोड़ लोगों को, जनता, देशवासियों को मैं विकसित भारत तोहफे के तौर से छोड़ दूं। हाउ डू यू सी दैट ठाकुर साहब? देखिए सर, यही मोदी की गारंटी है कि विश्व के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट 10 साल तक इस देश पे शासन किए, और उस देश की स्थिति पूरे विश्व में अंक तालिका पर 15 के 15वें स्थान पे ही रह गई। और जिस मोदी जी को ये लोग दिन रात गाली देते रहते हैं, उन मोदी जी ने 10 साल तक इस देश पे शासन किया, तो 15वें स्थान से भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, जिसने $5 ट्रिलियन का सपना देखा। और आज जब वो कहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र होगा, उसके लिए चाहे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, चाहे आप स्टार्टअप्स की बात करें, चाहे यूनिकॉर्न्स की बात करें, ये टर्मिनोलॉजी हिंदुस्तान के नौजवानों को तब समझ में आई जब महान अर्थशास्त्री इस देश में थे प्रधानमंत्री, तब नहीं। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब इस देश के नौजवानों को ये टर्मिनोलॉजी से परिचय हुआ। और आज 10 साल के शासन के बाद जब भारत की इकोनॉमी 15वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गई, यहां तक कि जिन लोगों ने 250 साल तक भारतवर्ष पे राज किया, उनकी इकोनॉमी की साइज भी भारत की इकोनॉमी से छोटी हो गई। यही मोदी जी की गारंटी है। और यही मोदी जी जब कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत को मैं तीसरे नंबर की इकोनॉमी, और फिर टॉप 3 से हम कब दूसरे एक पे जाने की प्रयास करेंगे, और जो टॉप 3 इकोनॉमी है दुनिया की, जो विकसित राष्ट्र बन सके हैं, उस तरफ जब भारत देश अग्रसर है, यही मोदी की गारंटी है। और जिसने 15 स्थान से चौथे स्थान पे लाया है, वो चौथे स्थान से तीसरे पे भी लाएगा, तीसरे पे दूसरे पे भी लाएगा। ये विश्वास भारत देश और भारत की जनता कर सकती है, इसलिए इस बात को मानना पड़ेगा, और भारत देश की जनता को, अपने नेता को ये मौका देना पड़ेगा, और इसी दृढ़ता के साथ अपने नेता के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और मैं निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये मोदी की गारंटी यही है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। जो भारत आज डिफेंस के इतने सारे इक्विपमेंट बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भारत दुनिया में अब तक जो कोई नहीं कर सका, उतनी सुविधाएं दी गई होंगी, उतना विश्वास किया गया होगा अपने देश के साइंटिस्टों पर, उतने फंड के एलोकेशन किए हो गए होंगे। कांग्रेस के जमाने में नहीं हो पाई। 2047 में कंप्लीट होगा। क्या मोदी साहब का कहना है कि 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे? और जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि 75 इयर्स का वो अप्लाई करेंगे कि नहीं 75 इयर्स वाले? मोदी साहब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यक्तिगत बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं विकसित भारत दे के जाऊंगा, तो नरेंद्र मोदी जी ये जानते हैं कि उनका लीनियज क्या है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम आज का नहीं था कि 370 हटाना है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आज का नहीं था कि राम मंदिर बनाना है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यह भी है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
जितने दिन मोदी जी रहेंगे मोदी जी इस मिशन के लिए काम करेंगे। जब मोदी जी छोड़ के जाएंगे तो उनके बाद जो लोग आएंगे वो लोग भी इसी मिशन पे काम करेंगे और इस स्वप्न को एक न एक दिन पूरा करके जाएंगे। और रही बात 75 केजरीवाल years का को, क्या तो मैं होगा मोदी जी सुप्रीम पे? कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आदमी को जो बेल नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 2 तारीख को आके तुम फिर जेल चले जाना, तुमको इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। आज भी लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग हर जगह हैं। अमृतपाल भी तो मांग रहा है बेल, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट दे देती अमृतपाल को बेल? उसके बावजूद यही कांग्रेस के लोग हैं जो भारत देश की संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भी नरेंद्र मोदी जी ने खरीद लिया। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा था क्या कि केजरीवाल को जमानत दे दो और फिर कहना कि 2 तारीख को आ जाओ जेल में? और अमृतपाल इतना बड़ा देशद्रोही, वो मांग रहा है जमानत, दीजिए उसको जमानत, तो भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए इस देश के सामने जो देश के लिए भारी पड़े। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। केजरीवाल जो कहा कि 75 इयर्स का कैप क्या मोदी जी पर लागू होगा, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप, अगर बोलना चाहे तो? देखिए, ऐसा है कि जो 75 इयर्स का कैप है वो ठाकुर साहब और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता, उसके अधिकार की चीज नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिखर के नेता हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो उस बारे में मेरा कुछ कहना ये सूरज को रोशनी दिखाने जैसा हो जाएगा। तो मैं सूरज की तरह मुंह करके अपने ऊपर फूंकना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को बताती है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को बताती है, भारतीय जनता के आने वाले पार्टी के आने वाले कामों के विषय में बताती है। और इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब भी जाएंगे छोड़ के, उनके पीछे भी जो लोग आएंगे वो लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसी दिशा में उसी पर काम करेंगे और निश्चित तौर पे भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इंडी गठबंधन वालों की तरह 1-1 साल का बंटवारा करके देश का राज नहीं चलाएंगे। बीएन कुमार जी, आज जो मोदी साहब ने कहा कि विरासत में मैं विकसित भारत छोड़ के देश को जाऊंगा, आई विल गिफ्ट इट as a legacy, विकसित भारत, क्या, how do you see that? How do you interpret the statement of Modi sahab? Basically nothing new in it because they already been talking about 2047 by 2047 India will be the विकसित भारत। अमृतकाल तो निकल गया, उसके बाद में now they have started the विकसित भारत campaign. I don't see anything new in it. It is a dramatic political statement to counter whatever the Congress and other people are saying. But I think independently speaking, Congress has got its ball set right on speaking about the major problem of the census. इस सरकार आने के बाद में जनगणना नहीं हुई है, whether it is caste census or census has to take place, then only you will know कौन which are the sections which require attention, कहाँ पर poverty level क्या है, all these statistics that we dish out from the finance ministry, from the World Bank, all over international forum. These things will have a real meaning only when you know the actual numbers, which they come out only during the census. So whether the caste census or the जाति आधारित जनगणना हो, साधारण जनगणना हो, ये होना बहुत जरूरी है। और जनगणना में भी यही होती है, उसमें भी यही सेक्शन है, कौन से कास्ट के हो, कौन से रिलीजन को हो, ये कोई नई, और कास्ट सेंसस भी कोई नई चीज नहीं है। सेंसस अब प्रॉपर्ली किया जाए विद ऑल दी पैरामीटर्स, ये सारे सच जो है सामने आ जाएंगी। उसके ऊपर से आप गवर्नमेंट कैन डिसाइड ऑन द बजट्स, किसका विकास करनी चाहिए, किसका विकास नहीं करनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स विरासत छोड़ जाऊंगा, बिकॉज जब विरासत की बात चल रही थी, विरासत इनहेरेंट टैक्स हो गया, बाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि विरासत में हमने राजीव गांधी ने शहादत लेकर आई विरासत में। ये सब ड्रामेटिक चीज पॉलिटिकल में चलती रहती है। आई डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू इन इट। गोपाल जी, हाउ डू यू सी इट? बिकॉज पीपल, आम आदमी थोड़ा भावुक हो गए जब मोदी साहब ने कहा कि मैं विरासत में विकसित भारत 140 करोड़ प्लस लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। Now how do you see that, Gopal ji? Do you see a statesman out there speaking, Julius Caesar addressing Rome? Now how do you see that? सर, पहले तो इनको समझा दीजिए ढंग से कि ये बीच में टोके ना, हम बात करें, शांति से बात सुनिए। उनको एक मुद्दे की बात कीजिए प्लीज तिवारी जी। तो देखो, एक तो इतने दिनों के बाद अभी मोदी जी को
ये महसूस होने लगा है कि इनको जाना है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मान लिया है कि हम जा रहे हैं। अभी चित भी मेरा और पट भी मेरा एक आदमी का रहता है ना, कोई हटवादी आदमी रहता है ना, वो हमेशा एडमिट नहीं करता कि मेरी गलती क्या हुई है, तो उसमें जीत भी मेरी और पट भी मेरा। अभी उन्होंने यही कहा है कि मैं जाते जाते आपको अच्छी तरह से विकसित भारत दे जाऊंगा। अरे भैया, 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपीए 1 और 2 में 26 करोड़ लोगों को बीपीएल पॉवर्टी लाइन के ऊपर निकाल के आपको आर्थिक महासत्ता बनने वाला देश हाथ में दिया था सर। आपको उस समय की जीडीपी रेट क्या थी, और आपके खुद के इकोनॉमिक एडवाइजर, हमारे नहीं, आपके अरविंद सुब्रमण्यम और कई लोग, आरबीआई के ये गवर्नर, ये सब इन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? आपके खुद के एडवाइजर, और उन्होंने कहा कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो जीडीपी बता रहे हैं, वो सही ढंग नहीं है। हमने नहीं बोला था, आपने खुद ने जिनको अपॉइंट किया था उन्होंने कहा था कि ये गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, और जो जीडीपी रेट है जो भी है वो गलत बता रहे हैं। ये हमने नहीं कहा था, आपको कहा था। दूसरी बात, आप एक तरफ विकसित भारत का डंका बजा रहे हो, आप खुद ही कहते हो कि 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देंगे, 5 किलो रेशन। इसका मतलब आप उनको गरीब में रखना चाहते हो क्या मतलब है? देश की संपत्ति के बारे में आपने व्हाइट पेपर क्यों नहीं निकाला क्या? और आज के दिन में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और यही सब नाटकबाजी कर रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या, कौन से आपने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कोई किसी बात का जस्टिफाई किया है क्या? आप टोटली फेल हो चुके, आपको जाना तय है, इसलिए अभी बोल रहे हैं आप कि जो हमने दे रहे तो विकसित भारत दे रहे। अरे भैया, आपके एनपीए 2014 तक कितना था? 3.5 लाख करोड़ था। आपके इसमें एनपीए कितना हो गया? राइट ऑफ कितना हो गया? आरबीआई गवर्नर के ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो मैंने जो कहा था, ये हमारे भाई साहब बहुत छटपटा है। ये अभी नहीं, आरबीआई की ऑफिशियली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है, तो 1,25,000 करोड़ सोना गिरवी रख के देश की जनता ने पैसा लिया है, जो इतिहास में आज तक इतनी नौबत देश की गरीब जनता पे कभी नहीं आई थी। आपने गोल्ड बॉन्ड के नाम पे तिरुपति जैसे संस्थाओं का गोल्ड ले लिया सर। 40-70 साल में पहले के सरकार ने कभी हिंदू देवस्थान के गोल्ड को हाथ तक नहीं लगाया था। शर्म आनी चाहिए आपको। गोल्ड बॉन्ड अरुण जेटली जी लाए क्या करके? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में आपका भ्रष्टाचार पूरा खत्म, पूरा मतलब वसूली रैकेट, जिनको प्रॉफिट भी नहीं है, उससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लोग कैसे दे सकते हैं? लोग क्या इतने पागल है क्या? आप कोरोना में आपका प्रोविडेंट फंड आपने लिया है, प्राइम मिनिस्टर फंड लिया है, उसमें आपके होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ट्रस्टी है, और उसको आप देश के सामने रखना नहीं चाहते। क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर फंड जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 70 साल से जो चला आ रहा था, विरासत दी तो प्राइम मिनिस्टर फंड की, रिलीफ फंड की, वो आपके पास पैसा जमा था। क्या हुआ उसका? 1400 करोड़ जो अयोध्या ट्रस्ट का पैसा था, अशोक सिंघल क्या कहते थे, ये तोगड़िया क्या कहते थे, ये लोग कहां गए? अरे आपको जो आडवाणी जी ने अभी कहा परसों कुछ दिन पहले देशोन्नति पेपर में कि राहुल गांधी भारत के राजनीति में अच्छे, उनके लिए अच्छे बोले वो, तो ये क्या मतलब है? आप सिर्फ स्वार्थ भावना से सब कुछ बात हथियार रहे हो और कुछ नहीं है। आप अभी आप एक्सपोज हो रहे और कुछ नहीं है। ओके, हो गया। You are a long time. ठाकुर साहब, you can respond to that, and after that ये भी बोल दे कल ठाकुर जी को बोलने दीजिए। ठाकुर जी दो तीन चीजें हैं। ठाकुर जी को बोलने दीजिए। 2-3 चीजें हैं। ठाकुर जी को बोलने दीजिए। बोल रहे पहली बात ठाकुर जी एनवायरमेंट के बारे में भी बोलिए। आप बोलेंगे एनवायरमेंट के बारे में बोलिए। भाई साहब, आपका शांति रखिए ना। आपको ऐसा है, आपको पूछा नहीं ठाकुर जी। अभी जीडीपी, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं तो आपको जीडीपी समझाता हूँ, रुक जाइए, सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए तो सही। आपके ऑफिशियल एडवाइजर ने रिजाइन दिया है। गोपाल जी, बोल दे एक साथ।
यार। सुन तो लो, 7 मिनट बोलिए गोपाल जी, अभी बोलिए। उर्जित पटेल को आप बोले थे और गोपाल जी आप 7 मिनट बोले, अरे सुनोगे कि नहीं सुनोगे? आपने बोला उर्जित पटेल को बोले थे प्राइम नाडियार साहब जरा इनको भी ठीक मिनिस्टर से उर्जित समझा पटेल दीजिए को कि बोले बताया थे अभी ये से। देश के संपत्ति के। इनके सारे सवाल हमने समझ लिया, अब इनसे हाँ, कहिए, बोलिए, बोलिए। सुने जरा। बोलिए बोलिए पहली चीज ये है कि बोलिए मनमोहन बोलिए। सिंह जी जब सत्ता में आए, हाँ उसके पहले बोलिए अटल जी बोलिए। सत्ता में थे, हाँ अटल जी सत्ता में थे। हाँ। अरे सुनो ना भाई, अभी सुन क्यों नहीं रहे हो? अभी गोपाल जी सुनो। जरा सुनिए ना। गोपाल जी आपने बोला 7-8 मिनट बोले, अब उनको बोलने तो दो। अरे गोपाल जी बोलिए बोलिए। हाँ, बस गोपाल हो जी, गया, हो गया, देख लिया जनता ने, आप बोलिए। देख गोपाल लिया, देख लिया जनता ने तुम्हारे जैसे चोरों का। अब चोर कहना पड़ रहा है तुमको। सुनो पूरी बात। अरे उर्जित पटेल को साफ कौन बोला था? बता रहा हूँ, उर्जित सुनो पटेल ना, को उर्जित साफ कौन पटेल। बोला था? उसके पहले क्यों नहीं उर्जित सुन रहे पटेल हो? को साफ कौन बोला बीजेपी था? की बात करने कौन वाले बोला लोग था उर्जित तुमको ये पटेल पता को ही साफ? नहीं है ओ कि जब बेचारे- अटल जी के अरे शासन में बेचारे छोड़ पोखरण के चले विस्फोट गए। हुआ, उर्जित पटेल पोखरण को के बाद पूरी RBI दुनिया की ने भारत पे संपत्ति में सैंक्शन बैठा लगाया। साफ कौन उस बोला था? सैंक्शन के बावजूद भी इस देश की जीडीपी 6.8% थी। तो जब मनमोहन सिंह आए तो उस देश की जीडीपी को 6.8 क्यों नहीं मेंटेन कर पाए? बात प्रेस करते क्यों हो, नहीं ले रहे? पहले सुनो। प्रेस क्यों नहीं ली? प्रेस और कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं एनपीए ली? की बात कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत क्यों नहीं विस्तार ली? से लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझाया है। बहुत ही विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में समझाया है कि कैसे फोन पर फोन कर करके अपने लोगों को आप लोगों ने लाखों करोड़ रुपया दिलवाया है। और अंतिम समय में जब आपने देख लिया कि 2013 में आप समझ गए आपकी सरकार चली जाएगी, तो इस देश की इकोनॉमी को डुबाने के लिए आपने जो काम किया था वो काम देश के सामने है। अरे एसबीआई की भट्टाचार्य कहाँ है? अरे मूर्खाधिराज, सुनिए मेरी बात। फोन करके एक तो जिम्मेदार ठहरा है क्या? वही तो कह रहा हूँ देश की संपत्ति कि को सुनना लूटने कुछ वाले नहीं को है। एक- सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। लेकिन सुनोगे नहीं। जिसके पास कोई जवाब नहीं होता है गोपाल वो जी जरा इसी तरह सुनिए। से डिबेट को डिरेल करता है। आप- क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। गोपाल और जी जब मैंने सुनिए। अटल जी का नाम लिया तो तुम समझ गए मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए तुम फड़फड़ाने लगे। तुम्हारे पास जवाब तो है नहीं कोई, और जवाब सुनना है नहीं तुमको। एक आदमी को सजा दे पाए? एक सिंगल आदमी को सजा दे पाए क्या? एक सिंगल आदमी को सजा दे पाए क्या? सबको सजा देंगे, सबको। तुम्हारे नेता को भी सजा देंगे, कोई क्या चिंता मत बात है? करो। क्या हुआ? कुछ नहीं सारे हुआ, लोगों को कुछ सजा नहीं होगी, हुआ। कोई छूट के नहीं बचेगा, कोई जाने नहीं जैसे बोल पाएगा। रहे हैं, पागल। सबको सजा होगी। और विदेशों में जो लेके जाके कब माल रखे हो वो भी आएगा। कब होगी? विदेशों में जो माल जमा करके रखे हो ना वो भी आएगा। चिंता मत करो, आएगा आएगा, पता चलेगा अभी आपको। भ्रष्टाचारी को साथ में ले रहे ना मैं खाऊंगा और सबको खिला दूंगा। मैं खाऊंगा। हाँ, ये तुमने किया है, ये कांग्रेस ने किया है। मैं खाऊंगा सबको खिला दूंगा। हमारा नारा है मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, एक एक रुपया वसूल के लाऊंगा। और तुम्हारे नेताओं को जेल न जाना पड़े इस डर से। सत्ता के बाहर हो गए हो तो जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हो और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि किसी भी कीमत पे तुम लोग सत्ता में लौटना चाहते हो। लेकिन इस देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। भारत देश की जनता को सब कुछ पता है और भारत देश की जनता तुमको इस देश से निकाल के छोड़ेगी। चिंता मत करो आप। हाँ हाँ, हंसो, देखो बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं। अरे बेशर्मी है इसे, घनश्याम तिवारी जी, इसी को बेशर्मी कहा जाता है। यही बेशर्मी है, यही बेशर्मी है। काम की बात नहीं सुनने और हंसना है आपको। मोदी जी कल वाराणसी से नॉमिनेशन भरने वाले हैं। ठाकुर साहब, मोदी जी कल वाराणसी से नॉमिनेशन भरने वाले हैं। 400 पार जो आपका नारा है, एक तो 400 पार, और जो जिसने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये सच्चाई में बदलने वाला है? कैसे देखते हो? नाम्बियार साहब, एक ठाकुर जी को पहले जो बताया था उनके ऊपर बात करने दीजिए। ठाकुर जी को जो पहले बताया था बोलने नहीं दे रहे हो आप, बात करने तो दे दो। बोलो ठाकुर जी, बोलना सच्चाई चाहिए। में बदलने वाला है। और 400 पार मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया कि आज जब आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दलों की टैली को आप देखेंगे तो लगभग वो 400 के पास ही है। एक चुनावी नारा था हमारा कि अब की बार 400 पार, और यही स्थिति है। कल मोदी जी वाराणसी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और मैं फिर से कह रहा हूं कि अब की बार 400 पार ही होने वाला है।
अब की बार 400 पार कंफर्टेबली होगा। ये लोग जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कहिए अपना 40 और 50 का आंकड़ा बचाएं। 40-50 का आंकड़ा भी इनसे नहीं बचने वाला है। और रायबरेली बचा पाएंगे क्या, इनसे पूछिए पहले। रायबरेली हारने जा रहे हैं, ये रायबरेली भी हार जाएंगे। फाइनल वर्ड बीएन कुमार जी, फाइनल वर्ड बीएन कुमार, 1 मिनट वी एंड इट। बोलो बीएन कुमार जी। बोले कुछ पूछ रहे थे आप? 400 पार और ये बोल रहे कि अब की बार 30 पार। ये सब चीजें जून तारीख को मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपने संजय जी से पूछा था कि जिन्होंने राम को लाया उसको हम लाएंगे। हाँ, राम को लाए, उनको लाने वाले, राम को लाने वाले सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। राम सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, नंबर 1। नंबर 2, राम तो वहीं पर थे। राम तो जो हिंदुत्व को मानते हैं, राम जी तो वहीं पर है, वहीं पर रहेंगे। अयोध्या में ही है, अयोध्या वासी है रामचंद्र जी। उनको लाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये तो बीजेपी ने कभी क्लेम नहीं किया। ये बीजेपी ने भी यही कहा, नारा चल रहा था, प्रभु श्री राम नारा चल रहा था। नहीं, ये तो देखिए आम आदमी का सेंटीमेंट है। इस देश के लोग, जो लोग अभिभूत हैं, ये उनका सेंटीमेंट है। पार्टी की तरफ देखिए ये बातें वही कर सकता है साहब, ये बातें वही कर सकता है। ये राम से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं, जिसने कुर्बानी दी है, जिसके लोग मारे गए हैं, जिसके लोग शहीद हुए हैं, जिसके लोगों की लाशें वहां सरयू नदी में बह रही, ये उन लोगों का सेंटीमेंट है। ये वो लोग इस सेंटीमेंट को कभी नहीं समझेंगे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दे रहे थे, काल्पनिक है राम का अपमान कर रहे हैं, राम को काल्पनिक बता रहे थे। यही तो मेरे भी कहना है, काल्पनिक बता रहे थे, वो राम आ चुके हैं। क्या बालक थोड़े, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिनके लोगों की लाशें वहां सरयू में थी, वही लोग ये बात करेंगे ना। राम को छोटा दिखा रहे, बड़ा अपने आप को बड़ा समझ रही है लोग। ये देखिए वो बात कर रहे हैं, जिनके नेता बोल रहे थे हम राम से लड़ लेंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने अभी एक चुनावी सभा में कहा कि अरे हम राम से लड़ लेंगे। इनकी औकात इतनी हो गई है कि राम से लड़ लेंगे, और अब ये राम की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द प्रोग्राम। पानी में डूब मरो शर्मा। रामराज की तरफ चढ़िए अभी। थैंक यू। राम जी आ चुके हैं, रामराज की तरफ बढ़िए अभी। ठाकुर साहब, थैंक यू। संजय ठाकुर साहब, थैंक यू वेरी मच। गोपाल तिवारी जी फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, थैंक यू सो मच। बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट स्पोक्समैन, thank you so much. Political observer, thank you. The fine show, the fantastic program. Everybody pulled in very well, and the entire audience loved it. And as we always say, the preamble to the Constitution: we, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice, social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. Right to life, liberty, and pursuit of happiness. And fraternity, believing universal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. As we always say, if the pillars of the Constitution stand firm and strong, whichever political party comes to rule, if they are strong, if the Constitution survives, we all survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We come again tomorrow with more such programs which touch the hearts of the people and converts concerns about the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.